सोचिए, एक मेडिकल डॉक्टर जो दुनिया भर में तकाबुल अदयान का सबसे मशहूर और शायद सबसे मुतनाज़िया चेहरा बन गया। ये कहानी है डॉक्टर जाकिर नाइक की, और आज हम उनकी ज़िंदगी, उनके काम और उनकी मीरास को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम मालूमात इंजीनियर अब्दुल रहमान महमूद की तहकीक पर मबनी है। वो एक प्रिंसिपल आईटी और सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं, एक माहिर इलाकाई सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार और साथ ही एक मुंझे हुए क्राइम इन्वेस्टिगेटर भी हैं। तो उनकी तहकीक ही हमें इस पूरी शख्सियत को समझने की बुनियाद फराहम करती। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक कामयाब मेडिकल डॉक्टर ने अपना कैरियर छोड़कर तकाबले अदयान का रास्ता क्यों चुना, और वो आलमी सतह पर इतनी बाअसर आवाज बने तो बने कैसे? और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी बिल्कुल इब्तिदाई ज़िंदगी में। आइए उनके ख़ानदानी पस मंज़ल और तालीम पर नज़र डालते हैं ताकि समझ सकें कि इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई। तो कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां 1965 में उनकी पैदाइश हुई। घर का माहौल ही इल्मी था। वालिद खुद एक जाने माने डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो जाहिर है परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां इल्म और मंतक को बहुत अहमियत दी जाती थी। और इसी माहौल में उन्होंने खुद भी मेडिकल की डिग्री हासिल की, जिसने उनकी सोच को एक साइंसी बुनियाद दी। लेकिन देखिए, एक कामयाब मेडिकल करियर उनकी मंजिल नहीं थी। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आना अभी बाकी था, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सब शुरू हुआ 1987 में, जब उनकी नज़र से गुजरा अजीम मनाजिर शेख अहमद दिदात का काम। दिदात साहब का स्टाइल, मतलब मुख्तलिफ मजहबी किताबों से सीधे हवाले देकर बात करना, ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल नई और इनकलाबी थी। और इसका असर इतना गहरा हुआ कि आप अंदाज़ा करें, सिर्फ 4 साल के अंदर 1991 तक उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया और अपनी पूरी ज़िंदगी दावत के काम के लिए वक्फ कर दी। अब देखिए, मिशन तो तय हो गया था, लेकिन इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना कैसे था? उसके लिए ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म की। तो डॉक्टर नाइक ने सिर्फ लेक्चर्स पर ही इन्हिसार नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे इदारे खड़े कर दिए। और इस सब की बुनियाद बनी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, यानी IRF। और ये कोई आम सा इदारा नहीं था। इसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं था, बल्कि लोगों को तनकीदी सोच पर उभारना था। यानी मंतिक और दलील के जरिए मज़ाहिब के बारे में जो गलत फहमियां हैं, उनको दूर करना था। लेकिन IRF ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ये असल में वो बुनियाद थी जिस पर एक इतना बड़ा मीडिया नेटवर्क बनने वाला था, जिसकी पहुंच शायद किसी ने सोची भी नहीं थी। और इस विजन का नतीजा वो था पीस टीवी। 2006 में लॉन्च हुआ और देखते ही देखते 150 से ज़्यादा मुल्कों तक पहुंच गया। मुख्तलिफ ज़ुबानों में इसकी नशरियात ने इस्लामी तालीमात को लाखों करोड़ों लोगों के लिए आम फहम बना दिया। अच्छा, इदारे और टीवी चैनल्स तो एक तरफ, लेकिन डॉक्टर नाइक की तो असल पहचान बनी, वो थे उनके अवामी मुबाहिसे। तो चलिए उनके इस मुकालमे के फ़न को समझने की कोशिश करते हैं। उनके सबसे मशहूर मुबाहिसे जो हुए, वो थे ईसाई आलिम डॉक्टर विलियम कैम्पबेल के साथ। और इन मुबाहिसों की ख़ास बात पता है क्या थी? कोई ज़ाती हमले नहीं, बिल्कुल आलिमाना इल्मी बहस होती थी। मौज़ूआत भी बहुत गहरे थे, जैसे मुक़द्दस किताबों की तारीख़ क्या है, उनमें साइंस का जिक्र और नबूवत का तसव्वुर। तो सवाल यह है कि वो स्टेज पर इतने मौसर कैसे थे? उनके तरीके के 3 अहम हिस्से थे। नंबर 1, हमेशा असल किताब से लफ्ज़ ब लफ्ज़ हवाला देना। नंबर 2, एक ही वक्त में बाइबल, कुरान और वेद जैसी मुतअद्दिद किताबों से हवाले पेश करना। और नंबर 3, सवाल चाहे कितना ही इश्तियाल अंगेज क्यों ना हो, जवाब हमेशा ठंडे दिमाग से मंतिक के साथ देना। उनके असर का अंदाज़ा इन आदाद व शुमार से लगाएं। 40 से ज़्यादा मुल्कों में 2000 से ज़्यादा अवामी लेक्चर्स। और ये कोई छोटे मोटे लेक्चर्स नहीं थे। बाज़-औक़ात तो इन प्रोग्रामों में सामीन की तादाद 10 लाख से भी तजावुज़ कर जाती थी, जो उनकी आलमी अपील का सबूत है। लेकिन जहां इतनी शोहरत हो, वहां तनाज़ात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो अब बात करते हैं कहानी के इस हिस्से की, जहां से उनकी शख्सियत मुतनाज़ा बन जाती है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, उस तहकीकी मकाले की रोशनी में हम देखेंगे कि उनके हामी इस पर क्या कहते हैं। तो उनके हामियों का बुनियादी मौक़िफ़ क्या है? उनका कहना है कि भारतीय मीडिया और हुकाम ने उनकी तकारीर को स्याक़ो सबाक से हटकर पेश किया, यानी बात कुछ और थी, दिखाया कुछ और गया। उनका यह भी दावा है कि खालिस इल्मी बहस को जानबूझकर इंतहा पसंदी का रंग दिया गया, जबकि डॉक्टर नाइक हमेशा पुरअमन मुकालमे के हामी रहे हैं। अच्छा, इन तनाज़ात से हटकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम दुनिया में उनके असर और मीरास को नज़रअंदाज करना मुश्किल है। चलें देखते हैं कि उन्हें किस तरह की पहचान मिली। ये जुमला फ़िक्री दावत का एक हीरो,
یہ اصل میں ان کے لاکھوں پیروکاروں کے جذبات کو بتاتا ہے۔ ان کے لیے وہ صرف ایک مبلغ نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو منطق، سائنس اور علم کی بنیاد پر اسلام کا دفاع کرتے ہیں۔ اور ان کے کام کو عالمی سطح پر بھی مانا گیا۔ 2015 میں انہیں ملا شاہ فیصل ایوارڈ، جو اسلام کی خدمت کے لیے دیا جاتا ہے اور مسلم دنیا کے سب سے معتبر ایوارڈز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی سال تک دنیا کے 500 بااثر ترین مسلمانوں کی فہرست میں بھی شامل رہے۔ تو اگر ان کی میراث کو سمیٹنا ہو تو دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک ان کی بے مثال عالمی رسائی اور دوسرا انہوں نے تقابل ادیان کے شعبے کو ایک نئے اور جدید انداز میں زندہ کر دیا۔ تو آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ آج کی اس ڈیجیٹل دنیا میں جہاں ہر قسم کی معلومات تک رسائی ہے، بین المذہب مکالمے کا مستقبل کیا ہے؟ اور کیا اس طرح کے مباحثے ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں یا پھر ان سے فاصلے اور بڑھتے ہیں؟